योगी आदित्यनाथ ने आज भारत के हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल वही होने वाला है जो बांग्लादेश में हो रहा है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। परंतु हिंदू एकता का यह बयान राहुल गांधी की उस राजनीति के कतई विपरीत है जो हिंदुओं को जातियों में तोड़ती है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू एकता की ये राजनीति कई लोगों की राजनीति खा सकती है। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। परंतु क्या एक बयान हिंदुओं को एकता के सूत्र में पिरो सकता है, या योगी आदित्यनाथ इसके लिए कुछ और भी कर रहे हैं? बिखराव और एकता की इस राजनीति में कौन जीतने वाला है, योगी या राहुल गांधी? और क्या योगी का ये कदम राहुल गांधी के मुंह पर एक राजनीतिक तमाचा है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में भाषण दिया और एक ऐसी बात वहां पर बोली जिसे बोलने का साहस कोई भी बड़ा नेता नहीं करता। बड़े बड़े नेता चाहे कितने भी हिंदू हितैषी क्यों ना हो जाएं, खुलेआम ऐसी बातें नहीं करते। ऐसा क्या कहा योगी जी ने? राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। तो योगी जी का सीधा सीधा कहना यह है कि भारत में हिंदुओं को यूनाइट होना ही पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है वो यहां पर भी हो सकता है। तो ऐसा क्या हो रहा है बांग्लादेश में? तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर आक्रमण हुआ, हिंदुओं पर आक्रमण हुआ, और किसी भी मीडिया हाउस ने उसे छापा तक नहीं। और जिसने छापा, अल जजीरा ने उन सबको इस्लामोफोबिक घोषित कर दिया। आज बांग्लादेश में शरिया लगाने की मांग चल रही है और भारत के मीडिया हाउसेस नैरेटिव बना रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदू तो बहुत ही सुरक्षित हैं। असली प्रॉब्लम तो भारत की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को है। बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर पर थोड़े दिन पहले आक्रमण हुआ था। आज जन्माष्टमी है और बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर के उस पुजारी से जब पूछा गया कि आप जन्माष्टमी कैसे मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम जन्माष्टमी नहीं मना पा रहे हैं। सुनिए। आप लोग जानते हैं जो 5 अगस्त में हमारा मंदिर पर आक्रमण हुआ था। इस पहली बार है जो हम अभी इस साल जन्माष्टमी मना नहीं पा रहे हम। अब बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को हिजाब पहनने के आदेश आ चुके हैं। बांग्लादेश में यह खुलेआम हो रहा है और भारत में जहां जहां जिसका जैसे जैसे दाव चल रहा है वहां वहां ऐसा हो रहा है। जैसे बिजनौर का एक सरकारी स्कूल, वहां का जो मास्टर था वो हिंदू बच्चों को नमाज की टोपी जबरदस्ती पहनाता था और जुम्मे के जुम्मे उन्हें मस्जिद में ले जाता था। तो जो हाल आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो भविष्य में भारत में भी होगा। ऐसा किसी को क्यों नहीं लगता है? जहां एक और बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में शरण लेनी पड़ रही है और हिंदुओं पर हुए इस आक्रमण पर राहुल गांधी ने एक अक्षर तक नहीं बोला है। मोदी जी ने बोला तो है पर उस वेग या इंटेंसिटी से नहीं बोला है जैसे आज योगी जी ने बोल दिया। हाँ, मोदी जी ने बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत का वीजा देना बंद कर दिया है, जिसके चक्कर में कल बांग्लादेश में बहुसंख्यकों ने इंडियन एम्बेसी के सामने प्रदर्शन भी किया। ये भी कमाल है, 2-4 दिन पहले साले बॉयकॉट भारत चिल्ला रहे थे, आज कह रहे हैं भारत जी वीजा दे दो, भारत जी वीजा दे दो प्लीज प्लीज। मोदी जी ने ये सब कुछ किया तो सही, पर लोगों को इसके बारे में अधिक पता नहीं है, लोगों को सुनाई नहीं दिया। कुछ चीजें बोलनी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए मैंने कहा कि बड़े बड़े लीडर इतने क्लियर शब्दों में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं जैसा आज योगी जी ने बोल दिया। और योगी जी के इस भाषण के बाद लोग हतप्रभ हैं कि कैसे इतने साफ साफ तरीके से बातें बोल दी गई। और योगी जी ने केवल यही बात नहीं बोली, उन्होंने आगे बोला कि भारत में केवल एक ही धर्म है। इस धरती का और खास तौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। योगी जी का सीधे तौर पर कहना है कि अगर देश को बचाना है तो सनातन को बचाना होगा। ये बातें कोई बड़ा नेता इतना मुखर होकर नहीं बोल पाता। जहां भारत का एक नेता जो अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन चुका है वो पूरे देश में घूम घूम कर जाति के आधार पर भारत के हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर योगी जी हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, जो कि आज के परिवेश में नितांत आवश्यक है। क्योंकि राकेश टिकैत तो कह चुका है कि भारत में वही होगा
जो अब बांग्लादेश में हो रहा है। भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता सब जेलों में बंद हैं, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद हैं, उन्हें भागने कहाँ से, यहाँ सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलने के। जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा, चूक रह गई और रहेगी चूक। पर चलिए अब देखते हैं कि राहुल गांधी कैसे भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जो आज योगी जी ने बोला वो कैसे राहुल गांधी के मुंह पर तमाचे जैसा है। आगे देखते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ द्वारा हिंदू एकता पर बोला गया हर शब्द राहुल गांधी के लिए एक राजनीतिक तमाचे जैसा है, क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले 1 वर्ष में जो भी स्टेप लिया वो हिंदुओं को जातियों में तोड़ता हुआ दिख रहा था। स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। 6 जून 2022 को बिहार सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन निकालकर एक कास्ट सेंसस रिलीज किया था, जिसका मतलब होता है जातियों की जनगणना। इस काम के लिए बिहार जैसे गरीब राज्य की सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस कास्ट सेंसस में डिटेलिंग इतनी थी कि यादव, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कुशवारा, कुर्मी, तेली इत्यादि इत्यादि कितनी कितनी संख्या में है, ये सारी डिटेल्स इसमें थी। इसे 500 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया था। जिस चीज को अंग्रेज 1931 के बाद छोड़ चुके थे, उसे करने के लिए 500 करोड़ खर्च किए गए बिहार जैसे गरीब राज्य के द्वारा। स्वतंत्र भारत में 1951 में जो सेंसस हुए थे उसमें भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ था, और यह कहते हुए नहीं हुआ था कि इससे समाज में दरार पैदा होगी। तो फिर इतनी क्या आग लग गई थी तन बदन में कि कंगाल स्टेट भी 500 करोड़ रुपए खर्च कर दे इस काम में? बहुत सिंपल रीजन है इसका। कास्ट हिंदुओं की गिनी जाती है, मुस्लिम समाज की नहीं। बिहार के इस कास्ट सेंसस में मुस्लिम 18.5% आए थे, यादव 14%, ब्राह्मण 3.5%, भूमियार 3% और बाकी अन्य जातियां भी कुछ परसेंट। इस कास्ट सेंसस के हिसाब से मेजॉरिटी में कौन था, आप खुद सोचिए। इसके बाद नारा दिया गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सरल शब्दों में अब यादव को 14% के लिए लड़ना था, और मुसहर को 3% के लिए, और मुस्लिम पक्ष को 18% के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों किया गया ये? क्योंकि 2014 के बाद हिंदू कंसोलिडेशन का प्रयास सफलतापूर्वक हो रहा था भारत की राजनीति में, और ये MY फॉर्मूले पर भारी पड़ रहा था। इसके बाद राहुल गांधी ने अक्टूबर 2022 में इस मुद्दे को बिहार से निकालकर पूरे देश में लागू करने की मांग आरंभ कर दी। अप्रैल 2023 में राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए की सरकार ने 2011 में जो कास्ट सेंसस करवाया था उसे मोदी गवर्नमेंट रिलीज करे। प्रश्न तो यहाँ पर राहुल गांधी से होना चाहिए था कि जब आपकी सरकार ने यह डेटा बनाया था तो उसको रिलीज क्यों नहीं किया था। पर चलिए, अक्टूबर-नवंबर 2023 आते आते ये मुद्दा जो था कास्ट सेंसस का, वो 2024 के चुनावों का मुद्दा बन चुका था। कास्ट सेंसस को वो एक्सरे बताया जा रहा था जो ओबीसी समाज के सारे दुख हर लेगा। राहुल गांधी हिंदू यूनिटी की राह में इस सबसे बड़े अवरोध को ऐतिहासिक कार्य बता रहे थे। जहां एक तरफ कास्ट सेंसस ओबीसी पक्ष को अलग करने के लिए था, तो दलित पक्ष को अलग रखने के लिए कहा जा रहा था कि मोदी तुम्हारा आरक्षण हटाने वाला है, और मैं यानी राहुल गांधी 50% के आरक्षण के कैप को हटा देंगे, जिससे आरक्षण 75% तक हो सके। एक और हिंदुओं को कास्ट में डिवाइड किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी प्राइड के साथ कह रहे थे कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। राहुल गांधी मुस्लिम लीग तक को सेक्युलर कह रहे थे। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. जी, आपने सही सुना। ये पूरी राजनीति हो रही थी हिंदुओं को बांटने के लिए और मुस्लिम पक्ष को एक तरफा अपनी तरफ करने के लिए, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि हिंदुओं की शक्ति को तोड़ना है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। 2024 के चुनाव में इस राजनीति का कुछ फायदा भी मिला, और वो खून जब से मुंह लगा है ना, तो हिंदू बांटो राजनीति संसद तक पहुंच चुकी है। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। खुलेआम हिंदुओं को हिंसक कहा जा रहा है, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और राहुल गांधी अब हर मुद्दे, हर स्थान पर कास्ट का एंगल घुसाने लगे हैं, केवल एक ध्येय के साथ, हिंदुत्व को एक शक्ति नहीं बनने देना है। पर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कैसे एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं हिंदुओं को, वो आगे देखते हैं। राहुल गांधी किस प्रकार सत्ता पाने के लिए हिंदुओं को बांट रहे हैं, उसके कई उदाहरण हमने पिछले अध्याय में देख लिए। परंतु योगी जी किस प्रकार से हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसे यहां देखते हैं। तो इसे ना 3 स्तर पर देखते हैं।
पहला, योगी जी ने प्रशासनिक काम कौन कौन से किए हैं जिससे हिंदू यूनाइटेड हो सके। दूसरा, योगी जी ने किस किस प्रकार के भाषण दिए हैं जिससे हिंदू यूनाइट हो सके। और तीसरा, मुस्लिम अपीजमेंट के विरुद्ध योगी जी ने क्या क्या काम किए हैं। तो सबसे पहले प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं। यूपी में गुंडाराज हुआ करता था। जितने गैंगस्टर मुंबई में नहीं थे उससे अधिक गैंगस्टर्स उत्तर प्रदेश में थे। साले लॉ ब्रेकर ही लॉ मेकर्स हुआ करते थे और ये लोग यूपी को ऐसे चलाते थे जैसे उत्तर प्रदेश कोई राज्य ना हो, इनकी माँ के दहेज में आया हो स्कूटर हो। कई गैंगस्टर्स चुनाव लड़ते और जीतते, जैसे विकास दुबे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ता था, अतीक अहमद मुलायम सिंह, मायावती, ओवैसी सबकी पार्टी से चुनाव लड़ा है। मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी में था और फूलन देवी समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी। फिर 2017 में सरकार बदलती है और अचानक से एनकाउंटर शुरू होते हैं। सितंबर 2017 की इस रिपोर्ट के अनुसार पहले 6 महीनों में गैंगस्टर्स के 420 एनकाउंटर्स हो चुके थे और इन एनकाउंटर्स में 15 अपराधी मारे गए थे। इसका अर्थ पता है क्या था? इसका अर्थ था हर 12 घंटे में एक एनकाउंटर हो रहा था। जिन अपराधियों से उत्तर प्रदेश के सभी लोग त्रस्त थे, लोगों के बयान आते थे कि पहले हम अपनी लड़कियों को ना यूनिवर्सिटी पढ़ने तक नहीं भेज सकते थे, शाम को बाहर बाजार में नहीं भेजा जा सकता था, पर अब भेज पा रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा हिंदुओं को जोड़ने में एक अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 5 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, स्कूल नहीं जा पाते थे, जबरदस्ती उठाने की शिकायतें मिलती थी। बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को दूर हॉस्टल में भेजते थे, जिनके पास कैपेसिटी नहीं, वो क्या करते रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। कहीं भी मेरे सामने शिकायत आई, किसी बेटी किसी बहन की ओर से शिकायत आई कि हमारे आवागमन में, हमारी स्वतंत्रता में इस व्यक्ति ने या फलानी स्थान पर ये हुआ है, बाधा पहुंची है, सुरक्षा खतरे में है, तो वहां पर सबकी हम जवाबदेही तय करेंगे। इसके अलावा हिंदू महिलाओं को एक बहुत बड़ा खतरा होता है लव जिहाद का। जहां सपा, कांग्रेस जैसी जो पार्टीज हैं वो इसे मिथ बताती हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ खुलकर लव जिहाद के बारे में बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वाले को आजीवन कारावास का दंड दिए जाने का प्रावधान है। जहां बड़े बड़े नेता लव जिहाद जैसे मुद्दों पर अधिक नहीं बोल पाते, वहीं योगी जी खुलकर इसके विरुद्ध खड़े दिखाई देते हैं और योगी जी का यही साहस हिंदुओं को योगी जी के साथ खड़े रहने के लिए शक्ति देता है। योगी आदित्यनाथ खुले रूप से कहते हैं कि जो हिंदू प्रताड़ित होकर बांग्लादेश और पाकिस्तान से निकाले गए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में भूमि दी जाएगी। वहीं दिल्ली इत्यादि जैसे स्थानों पर बांग्लादेशी पाकिस्तानी हिंदुओं की दशा बहुत गंभीर है। जोधपुर में तो दशा दिल्ली से भी अधिक गंभीर है। इसके अलावा योगी जी ने कई सारी सिटीज का नाम बदल दिया है, जैसे इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है, जो कि उस स्थान का असली नाम पहले हुआ करता था। कभी अकबर ने प्रयागराज को बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, या फिर मुगल म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया। इस सभी से क्या हुआ? इस सभी से हिंदुओं की जो खोई हुई ग्लोरी थी वो उन्हें वापस मिली और इस कारण हिंदू यूनाइट हुआ। इसके अलावा योगी जी ने उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया, जिससे हिंदुओं को और हिंदुओं की कई जातियों को रोजगार मिलेगा। अब दूसरे एस्पेक्ट को देखते हैं। जहां कांग्रेस ने सैफरन टेरर जैसी टर्म्स को कॉइन किया, वहां पर योगी आदित्यनाथ भगवा को पहनते हैं। बिना किसी इफ बट के वो हिंदू आइडेंटिटी को पहनना एक बहुत यूनाइटिंग फैक्टर है। योगी जी साफ रूप से बिना इफ बट के कहते हैं कि भाई मैं तो हिंदू हूं और मैं ईद नहीं मनाता हूं। जो एक सेक्युलर कंपल्शन हुआ करता था कि भाई हिंदू तो ईद मनाएगा पर मुसलमान को होली ना मनाने की छूट दी जाएगी, वो योगी जी के आने से समाप्त हुई। अच्छा, मैं आपको अब एक भाषण सुनवाने वाला हूं। क्या इतनी फायरी स्पीच किसी नेता के मुंह से आपने बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में सुनी है? वो बताइएगा। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रह करके, बांग्लादेश के अंदर रह करके भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। फिर इसके अलावा जो मुस्लिम समाज के लोग आए दिन ये कहते थे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, वी चोज इंडिया ओवर पाकिस्तान, उनको योगी जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि भाई तुमने यहां पर रहकर, हिंदुस्तान में रहकर कोई एहसान नहीं किया है हम पर। और ऐसी ना असंख्य स्पीचेस देखी जा सकती हैं जहां योगी जी
हिंदू आइडेंटिटी को छाती पर लेकर चल रहे हैं। फिर इन दोनों एस्पेक्ट्स के अलावा तीसरा एस्पेक्ट आता है विपक्ष की अपीजमेंट पॉलिटिक्स को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या किया गया है। तो भाई उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थान था जहां आए दिन राइट्स होते रहते थे। अब उत्तर प्रदेश में ना राइट्स होना बंद हो गया है। अब पूरे भारत में एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुए तो भाई उत्तर प्रदेश में भी हुए। वहां पर भी लोगों ने बस या सरकारी प्रॉपर्टी को फूंक दिया। योगी जी की पुलिस ने लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनके पोस्टर्स को सरेआम होर्डिंग पर लगाया गया और जितना नुकसान उन्होंने किया था वो उन्हीं लोगों से वसूला गया जिन्होंने उनको फूका था। पहले हिंदुओं की हर शोभा यात्रा पर ऑलमोस्ट ना छतों से पत्थर बरसाए जाते थे। योगी जी ने उन लोगों के घरों को ही तोड़ दिया और योगी का ये मॉडल कई अन्य राज्यों ने भी अपनाना शुरू कर दिया क्योंकि वहां के लोग भी इसी मॉडल की डिमांड कर रहे थे। एक अनुमान बताता है कि 1.5 लाख ऐसे अवैध प्रॉपर्टीज हैं जिनको तोड़ा गया है और इसका असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर अब पथराव नहीं होता, या फिर अगर होता भी है तो कोई एक आधी मामूली घटना दिखाई देती है। अदरवाइज ऐसी घटनाओं में भारी गिरावट है। तो इन तीनों ही एस्पेक्ट्स में योगी जी ने बहुत तगड़ा काम किया है, पर अभी देखना यह है कि हिंदुओं को बांटने और हिंदुओं को जोड़ने की इस योगी वर्सेस राहुल की जो लड़ाई है उसमें कौन जीत रहा है। देखिए, जो भी व्यक्ति इस पूरे मुद्दे को सेक्युलर कम्युनल के एंगल से देखने का प्रयास कर रहा है वो मूर्ख है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर कम्युनल राजनीति कर रही हैं। अंतर केवल यह है कि राहुल गांधी की राजनीति हिंदुओं को तोड़ने की दिशा में दिख रही है और योगी आदित्यनाथ की राजनीति हिंदुओं को जोड़ने की दिशा में। प्रश्न यह होना चाहिए कि दोनों में से कौन सी राजनीति आवश्यक है भारत के लिए। चलिए कुछ चीजें देखते हैं। आरएसएस का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है हिंदू यूनिफिकेशन, जिसके अंदर कई एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कि एक कुआं एक शमशान या जाति प्रथा को समाप्त करना, सरल शब्दों में हिंदुओं का जोड़ना। आरएसएस और उसके पॉलिटिकल विंग बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की राजनीति रही है एक डोमिनेंट कास्ट को पकड़कर उसके वोट को मुस्लिम वोट बैंक के साथ मिलाकर चुनाव जीत लेना। उदाहरण के लिए गुजरात में 80 के दशक में होने वाली खाम राजनीति, यानी क्षत्रिय हरिजन आदिवासी और मुस्लिम की राजनीति, या फिर बिहार में होने वाली मुस्लिम यादव समीकरण की राजनीति, जो लगभग बिहार राज्य का 32% वोट बैंक है। पर इस राजनीति में हिंदू टूट रहा है। अब इन दोनों में से भारत के पक्ष में कौन सी राजनीति रही है? तो जो हिंदू तोड़ो राजनीति के चलते भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड बना, हजारों आतंकवादी हमले हुए, कश्मीर पत्थरबाजों का गढ़ बना, भारत नक्सलवाद का गढ़ बना। पर सरकार द्वारा शब्द प्रयोग जो किया गया था ना, वो हिंदू था। दूसरी ओर हिंदू जोड़ो राजनीति के चलते राम मंदिर बना, आर्टिकल 370 हटा, कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हुई, आतंकवाद कम हुआ और नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है। परंतु 2024 के चुनावों में इस हिंदू यूनिटी में डेंट पड़ा जब बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ, जिसमें से 29 सीटें केवल उत्तर प्रदेश से कम हुई। अब देखिए, वोट सबका अपना होता है, वोटिंग पर सबका अपना अधिकार होता है, परंतु ये सीटें क्यों कम हुई, क्या रीजन था, वो जानना आवश्यक है। यूपी में जिस कारण से बीजेपी की 30 सीटें कम हुई हैं वो था दलित वोट का 19% तक इंडी अलायंस की तरफ घूम जाना, आरक्षण खत्म होने के डर के कारण। सरल शब्दों में हिंदू टूटा, केंद्र सरकार 240 पर आ गई, शक्ति कम हो गई और उसी दिन से आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। कश्मीर में 2 आतंकवादी हमले हो चुके हैं, कई इंपॉर्टेंट निर्णयों पर सरकार यू टर्न ले चुकी है और देश में बांग्लादेश जैसी उपद्रव की स्थिति बनाए जाने के बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब हिंदू तोड़ने की राजनीति हावी होती दिख रही है तो योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट शब्दों में यह कहना कि बंटोगे तो कटोगे, हिंदुओं को एक होने के लिए कहना, ये राहुल गांधी की हिंदू तोड़ो राजनीति पर तमाचा है। और यदि योगी आदित्यनाथ इस मुहिम को ऐसे ही आगे भी चलाते रहते हैं तो इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना 100% तय है, क्योंकि हिंदू यूनिटी ही एक ऐसी राजनीति है जो भारत का हश्र बांग्लादेश जैसा होने से रोक सकती है। क्या आप इस मुद्दे से, इस विचार से सहमत हैं? इस मुद्दे पर अपने कमेंट्स साझा करें कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से, जो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ एंड स्क्रीन के माध्यम से आप स्कैन कोड भी देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर जो वीडियो आपको इस समय दिखाई दे रहा है उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।